हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। शुरू करते हैं 25 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की चिप क्रांति के संदर्भ में भारत ने किस नैनोमीटर तक की चिप तकनीकी विकसित कर ली है? तो भारत ने अभी 7 नैनोमीटर तक की चिप विकसित कर ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। केंद्रीय आईटी मंत्री के अनुसार भारत ने 7 नैनोमीटर तक की चिप तकनीकी विकसित कर ली है और अब 2 नैनोमीटर चिप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो चिप निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो वर्तमान में आईटी मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में हमारे आईटी मिनिस्टर हैं। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। तो भारत लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए माइक्रोचिप्स का आयात करता रहा है। ये चिप्स मुख्य रूप से ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए और जापान जैसे देशों से आती हैं। लेकिन अब भारत सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या होती है नैनोमीटर चिप? नैनोमीटर एक बहुत छोटी लंबाई की इकाई है। उदाहरण के लिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 अरबवां हिस्सा मीटर का। यह संख्या में जितनी छोटी होती है, चिप उतनी ही तेज, शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल होती है। 7 नैनोमीटर चिप आधुनिक स्मार्टफोन प्रोसेसर में यूज होती है। और जो 2 नैनोमीटर की चिप होती है वो नेक्स्ट जनरेशन के सुपरफास्ट चिप्स कहलाती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस आदि के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा स्वदेशी काउंटर यूएएस ग्रिड लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सक्षम। भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए स्वदेशी सक्षम नाम एक काउंटर यूएस अनमेंड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इसके बारे में जानते हैं कि यह निर्णय क्यों लिया गया है। तो इससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे शोधों में पाया गया है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की कमी जैसी समस्याएं बढ़ा रहा है। इसके अलावा तुलना और आत्मसम्मान की समस्या भी होती है। बच्चे दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं, जिससे आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम में कमी आती है। ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर बुलिंग, धोखाधड़ी और फेक न्यूज जैसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम, ये प्लेटफॉर्म जानबूझकर बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन पर बनाए रखने के लिए एल्गोरिदम कंटेंट दिखाते हैं। और ज्यादातर सोशल मीडिया एप्स एल्गोरिदम पर ही काम करते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी देखते हैं। तो न्यूजीलैंड ऐसा अकेला देश नहीं है जिसने ये कार्य किया। इससे पहले फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कई राज्यों में भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियंत्रण की नीतियां लागू की जा रही हैं। और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट पहले से ही लागू है यूनाइटेड किंगडम में, जो बच्चों के डेटा और सुरक्षा की रक्षा करता है। न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूजीलैंड की राजधानी न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, ये गया ऑकलैंड। उसके बाद न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, जो कि इसके दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये गई माउंट कुक। और दक्षिण द्वीप पर ही न्यूजीलैंड का साउथ दक्षिणी आल्प्स पर्वत भी स्थित है। साउथ आल्प्स पर्वत भी जिसे बोलते हैं। और वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और राष्ट्रीय नृत्य भी यहाँ का काफी फेमस था, जो यहाँ की संसद में भी किया गया था लास्ट ईयर। हाका यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य भी है, हाका। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कुक स्टेट है, ये कुक जल संधि, जो कि न्यूजीलैंड को उत्तरी और दक्षिण द्वीप में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिण द्वीप को जोड़ती है आपस में। और ये तस्मान सी, जो कि न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तस्मान सी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल को किस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है? तो ये चरम गरीबी से मुक्त यानी अत्यंत गरीबी से मुक्त हुआ है केरल हाल ही में। इसके बारे में जानते हैं। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने चरम यानी कि अत्यंत गरीबी से मुक्त घोषित किया है। यह भारत के सामाजिक विकास के लिए एक मील का पत्थर है। केरल सरकार ने घोषणा की है कि इस राज्य को देश का पहला ऐसा राज्य बनाया जाएगा जिससे चरम गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त घोषित किया गया। यह आधिकारिक रूप से 1 नवंबर 2025 को घोषित करने की योजना है, यानी 1 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। इस पहल का आरंभ 2021 में हुआ था, जब सरकार ने लगभग 64,000 परिवारों को अत्यंत गरीबी की श्रेणी से चिन्हित किया गया।
इसके कारक क्या होते हैं? तो इसमें चरम गरीबी को परिभाषित करने के लिए भोजन सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका जैसे कारक होते हैं। केरल से संबंधित फैक्ट भी जानते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की प्रमुख नदी पेरियार नदी है, यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व भी स्थित है। इसके अलावा केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। केरल के नेशनल पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पापुम सोला नेशनल पार्क स्थित है। केरल की साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है, 96% से अधिक भारत के साक्षर राज्य है। केरल का प्रसिद्ध शहर कोच्चि है, जो कि इसकी कमर्शियल कैपिटल भी है। और कोच्चि में ही 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रथम फैक्ट्री स्थायी रूप से स्थापित की थी कहाँ पे? कोच्चि में। और केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। अच्छा, यह केरल का मैप। तो केरल की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श होती है? कर्नाटका और तमिलनाडु, दो भारतीय राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। और इधर लक्षद्वीप है। केरल का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम, दो केरल के क्लासिकल डांस हैं। और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है। इसके अलावा केरल की प्रमुख झीलें जैसे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल की सबसे लंबी झील है तथा ये भारत की भी सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि केरला में ही स्थित है। अष्टमुडी झील भी यहाँ पे स्थित है। प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो जैसे कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे वायनाड अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 में सुएज नहर का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था और एलआईसी की भी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 से ही दो फैक्ट भी याद रखने हैं कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1956 में हुआ था और एलआईसी की स्थापना भी 1956 में हुई थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम बता ही चुका हूँ। राज्यपाल यहाँ के अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान तो नहीं है, यहाँ के राज्यपाल अभी वर्तमान में हैं राजेंद्र आर्लेकर, यहाँ के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान तो अभी बिहार के राज्यपाल हो गए हैं वर्तमान में। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने हाल ही में किस प्रणाली को समाप्त कर दिया जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही थी? तो एक कफाला प्रणाली को सऊदी अरब ने समाप्त किया पूर्ण रूप से हाल ही में। ये ऐतिहासिक सुधार के तहत सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया। यह एक लंबे समय से आलोचना का विषय रही श्रम ढांचा प्रणाली थी जो प्रवासियों को रोजगार को नियंत्रित करती थी। कफाला प्रणाली क्या थी? तो कफाला प्रणाली एक स्पॉन्सरशिप प्रणाली थी जो सऊदी अरब सहित खाड़ी देश जैसे कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई आदि के आदि में विदेशी श्रमिकों के रोजगार और निवास पर लागू होती थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कफाला प्रणाली 1950 के दशक में शुरू की गई थी ताकि विदेशी श्रमिकों यानी प्रवासी मजदूरों को देश में नियंत्रित ढंग से लाया जा सके और उनके नियोक्ता को जिम्मेदार बनाया जा सके। इसकी आलोचना क्यों होती थी? तो इसमें मजदूरों के शोषण के प्रति असुरक्षा बनाती थी, ये मानव तस्करी जैसी स्थितियां पैदा करती थी, मजदूरों की स्वतंत्रता को सीमित करती थी और कई बार नियोक्ता द्वारा दुर्व्यवहार या तनख्वाह रोकने जैसी घटनाएं इसमें आम थी। इसलिए इसे आधुनिक गुलामी मॉडर्न स्लेवरी जैसी प्रणाली भी कहा गया है। तो कफाला प्रणाली सऊदी अरब और अन्य देशों में भी विदेशी कानून के लिए स्पॉन्सरशिप सिस्टम थी जिसे कि 2021 में समाप्त किया गया और पूर्ण रूप से अभी हाल ही में समाप्त किया जा रहा है। इसका नया सुधार कार्यक्रम क्या है? तो लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव एलआरआई इसका नया सुधार कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो मजदूरों को नौकरी बदलने और देश छोड़ने की स्वतंत्रता देना इसमें है। अब मजदूर अवेसर पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। कफाला प्रणाली की सबसे अधिक आलोचना क्यों होती थी? क्योंकि इसमें मजदूरों का शोषण और मानवाधिकार हनन जैसे कारण जुड़े हुए थे। सऊदी अरब के बारे में जानते हो? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो इसकी करेंसी रियाल है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दिरहम किस देश की करेंसी है? दिरहम है वो किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब का विजन 2030 का उद्देश्य क्या है? तो तेल पर निर्भरता कम करना। और सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। और कपाला पलाड़ी को 2021 में समाप्त किया ही था इन्हें और पूर्ण रूप से अब समाप्त हो रहा है। और ये विश्व का नहीं, गलत लिखा है। और सऊदी अरब का यानी कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो रब अल खली रेगिस्तान है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। अच्छा, आपको एक थर्ड क्वेश्चन और बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आज का तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन फायर ट्रायल इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑपरेशन फायर ट्रायल भारतीय राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में प्रतिबंधित और अवैध चीनी पटाखों की तस्करी को रोकना है। इस ऑपरेशन के तहत डीआरआई ने देश के विभिन्न बंदरगाहों, विशेष रूप से मुंबई मुंबई का जो न्यावा सेवा बंदरगाह है, मुद्रा कांडला कांड्रा गुजरात में स्थित है,
मात्रा में चीनी पटाखों को जब्त किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? तो चीनी से आयात किए जाने वाले प्रतिबंधित पटाखों की अवैध तस्करी को रोकना। इससे खतरे क्या थे इन पटाखों में? इन पटाखों में अक्सर लिथियम, रेड लेड और कॉपर ऑक्साइड जैसे जहरीले रसायन होते हैं, जो पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। और हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में यानी गोवा की राजधानी में फिडे विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया है। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो गोवा से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताता हूँ, जैसे गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा कोंकणी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा कोंकणी है। और गोवा में एक नेशनल पार्क स्थित है जिसमें मोरलेम यानी भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। गोवा में एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 40 विधानसभा की सीट्स हैं। एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 40 विधानसभा की सीट्स हैं। इसके बारे में और जानते तो इसका मेजबान गोवा भारत रहेगा। और कब से कब तक आयोजित होगा? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आयोजित होगा। और भारतीय खिलाड़ी कौन है इसमें? तो भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। ये याद भी रखना है आपको। डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का मिला था। इनके साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल 4 खिलाड़ियों को मिला था। तो एक डी कुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है, उसके बाद हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, उसके बाद प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स है, उसके बाद मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है। इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद सहित 6 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। फिर महिला विश्व कप के बारे में भी जानते हैं। तो ये जॉर्जिया में आयोजित हुआ था 2025 में। और इसका विजेता कौन था? तो 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने इसे जीता था। और फाइनल में भारत की कोनेरू हम्पी को हराया था इन्होंने। तो पहली बार था कि फाइनल में दोनों खिलाड़ी भारतीय ही थे। तो दिव्या देशमुख ने ही जीता था। उपविजेता इसमें कोनेरू हम्पी रहे। फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। याद रखना इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये 21 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है ये? तो पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी सेना के हमले में शहीद हुए 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि 1959 लद्दाख में चीनी सेना के हमले में जो शहीद हुए थे पुलिसकर्मी, उनकी याद में मनाया जाता है 21 अक्टूबर में। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर। अक्टूबर से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी देखते हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई? तो 2007 से, सन 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएन द्वारा मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। यहाँ पे याद रखना विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर हो जाएगा, ठीक 1 महीने पहले। और अगर पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 5 सितंबर को है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। उसके बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये तीनों दिवस भी आपको याद रखने हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। यानी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है, तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 24 जनवरी, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है ये। और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है।
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो हमें राष्ट्रीय और विश्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व दोनों दिवस याद रखने होते हैं। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, यह भी बताया ही था। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। ये फैक्ट याद रखना, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, इसके अलावा विश्व पोलियो दिवस और विश्व कंगारू दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व कंगारू दिवस। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो भारत 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पेंट माई सिटी योजना के अंतर्गत जीवंत आर्ट गैलरी के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो प्रयागराज को किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह अभियान शहर को सजाने संवारने, दीवारों पेंटिंग व वॉल म्यूरल द्वारा शहर की दृश्य सुंदरता बढ़ाने के लिए है। प्रयागराज में इस अभियान के अंतर्गत बहुत बड़ा काम हुआ है। अच्छी दिवाली सजी हैं। शहर की दीवारें, भवनें, फ्लाईओवर, पानी के टैंकों आदि पर कला चित्र बनाए गए हैं। प्रयागराज का जिला परिचय एक बार देखते हैं। तो प्रयागराज 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, यानी 2018 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज में अशोक स्तंभ भी है, जो कि संगम के पास प्रयागराज किले के भीतर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक ऐतिहासिक स्तंभ है। प्रयागराज का किला भी स्थित है, जो कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1583 में बनवाया गया, जो कि संगम के पास ही स्थित है। खुसरो बाग भी है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक उद्यान है, जहाँ पर जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा, उसकी बहन और उसकी माँ के मकबरे स्थित हैं खुसरो बाग में। तक्षकेश्वर मंदिर भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रयागराज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आनंद वन, जो नेहरू परिवार का निवास स्थान था, आज यहाँ पे एक संग्रहालय म्यूजियम है। शिक्षा का केंद्र भी रहा है। प्रयागराज शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान भी हैं। और परिवहन देखें तो बमरौली में स्थित प्रयागराज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बना है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। यह इस तरीके से यहाँ पे दीवारें सजाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो ये आईएनएस विक्रांत है। ये इसका नाम ये चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में दिवाली के अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए थे। तो इसके बारे में देखते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है। यह भारतीय नौसेना की शक्ति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह भारत की उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करता है, जो अपने स्वयं के विमान वाहक पोत का निर्माण करते हैं, जैसे कि यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके बारे में और देखते हैं। तो इसका निर्माण किसने किया? एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। ऑप्शन में थे मजगांव, डाक बिल्डर्स और ऑप्शन में थे ऐसे। तो इसका निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत का इतिहास जानते? तो विक्रांत का अर्थ होता है साहसी और विजयी। यह नाम आईएनएस विक्रांत से लिया गया, जो भारत का पहला, ठीक है, ये भारत का पहला विमान वाहक पोत था, जो ब्रिटेन से खरीदा गया था। 1961 में इसे कमीशन किया गया था। 1997 में इसे डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त किया गया। नए विक्रांत ने पुराने विक्रांत की विरासत को आगे बढ़ाया है, जिसने 1971 में भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आईएनएस विक्रांत ने। वर्तमान में भारत के पास दो विमान वाहक पोत हैं। एक है आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि रूस से खरीदा है, और एक है आईएनएस विक्रांत, जो कि स्वदेशी निर्मित है। करंट अफेयर का रिवीजन भी करते हैं, जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ी है करंट अफेयर। जैसे हाल ही में 2025 वैश्विक बुक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 102 है। हाल ही में गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया। यह किस देश से है? तो ये जापान की नागरिक हैं, मसाकी काशीवारा। पहले डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो कर्नाटका में दर्ज की गई है। और कर्नाटका का राजकीय पशु भी हाथी है। इसके अलावा हाथी कर्नाटक, झारखंड और केरल तीनों राज्यों का स्टेट एनिमल है, यानी कि राजकीय पशु है। हाल ही में भारत की कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो 7वीं बार ये इसके लिए निर्वाचित हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक
रेडी रिलेवेंट एंड रेजिस्टेंट सेकंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल चौहान इसके लेखक हैं। अनिल चौहान कौन है? वर्तमान में किस पद पर हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद की 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये चीन ने हासिल किया है। तो ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो अहमदाबाद में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।